स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि हम बहुत दिनों बाद ये आपके लिए साइंस का वीडियो ला रहे हैं। इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे पार्ट 7 यानी कि परमाणु और उसका वर्गीकरण। जो पार्ट है आपके इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का, यानी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, उनका अध्ययन अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपके वार्षिक परीक्षा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है और इन क्वेश्चंस का अध्ययन करने पर आप जो अपने पूरा पाठ की विषय वस्तु है उसको पूरा कर पाएंगे। और साथ में ये क्वेश्चंस एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जैसे सीटेट और रीट, उनकी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 10th लेवल तक के जो क्वेश्चन निकलते हैं छोटे क्वेश्चंस, उनके आधार पर अपना जो प्रश्न पत्र है वो बनता है। और आपका भी जो बोर्ड का पैटर्न है 10वीं क्लास का, इसमें जो भी कुछ सालों से पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसमें निबंधात्मक या बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस से मिलकर ही बड़ा क्वेश्चंस बनाते हैं। इसलिए इन छोटे क्वेश्चनों को हम आज यहाँ ध्यान से समझेंगे और यदि आप ये क्वेश्चन हल कर पाते हैं तो इन्हीं की सहायता से आप अच्छे से अच्छे नंबर अपने कवर कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो लेसन 7 में इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना, आधुनिक आवर्त नियम बताइए। आधुनिक आवर्त नियम यानी कि जो मोजले का आवर्त नियम था, आधुनिक आवर्त सारणी जिस नियम पर आधारित थी, वो आवर्त नियम इसमें आएगा। आधुनिक आवर्त नियम में आप जानते हो, इस नियम के अनुसार तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों, ये बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जो मेंडलीफ था उसका नियम था परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन वो वाला नहीं है, हमें ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त नियम पूछा गया है तो जो भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हमारा अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व तथा अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्व ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। जैसा कि हम जानते हैं अंतर संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्व जो होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले तत्व। डी और एफ ब्लॉक यानी कि जो संक्रमण तत्व ये तो बोला जाता है डी ब्लॉक तत्वों को, तो डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व बोला जाता है, जबकि एफ ब्लॉक तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व बोला जाता है। जी दोस्तों, क्योंकि डी ब्लॉक तत्व में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कोश भीतर प्रवेश करते हैं, यानी कि जो बाह्यतम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन न आकर एक कोश भीतर अंदर की ओर जाते हैं, इसलिए उसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। और बात करें हम अंतर संक्रमण तत्व की, तो जो एफ ब्लॉक तत्व है, एफ ब्लॉक तत्व जो होते हैं उन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 कोश भीतर प्रवेश करता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते दोस्तों। अगला तत्व हमारा तत्वों का वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया। तो तत्वों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का प्रयास किया था वो किया था डोब्राइनर ने। किसके द्वारा किया गया था? डोब्राइनर। तो ध्यान रखना हमें इस वैज्ञानिक का नाम डोब्राइनर के द्वारा तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया था। और यहाँ पे इन्होंने इस तत्वों के वर्गीकरण के लिए अपना एक नियम दिया था जिसे क्रिक नियम बोलते हैं। इस नियम के अनुसार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य वाले परमाणु भार तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है, यानी कि क्रिक नियम दिया था इन्होंने जमाने के लिए। कौन से वैज्ञानिक थे? डोब्राइनर। और इन्होंने ही सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का प्रयास किया था आरबीएसई 10th बुक के अनुसार। अगली बात करें हम Na व Mg में से किसका आकार बड़ा होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा Na है यानी कि सोडियम का अपना परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम की बात करें तो वो होता है 12, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु क्रमांक 11 है, यानी कि इसकी नाभिक में सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन उपस्थित है, जबकि Mg के नाभिक में 12 प्रोटॉन उपस्थित है। तो दोस्तों, जितने प्रोटॉन अधिक होते हैं उतना प्रभावी नाभिक की आवेश अधिक होगा, जिस कारण यहाँ पे जो सोडियम है इसमें प्रभावी नाभिक के आवेश के कारण इसका कोश संकुचित हो जाता है। और यहाँ पे मैग्नीशियम है, इसका 12 प्रोटॉन होने के कारण और अधिक संकुचित होगा। तो हम प्रभावी नाभिक के आवेश से भी इसका आंसर दे सकते हैं कि मैग्नीशियम का प्रभावी नाभिक के आवेश अधिक है, इसलिए इसका आकार छोटा हो जाएगा और सोडियम का आकार क्या होगा? बड़ा होगा।
और दूसरा हम आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पे जो 11 है इसमें से पहला कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। इधर भी 2, इसको छोड़ो, सिंपल सा याद रखो, अपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि छोटे क्वेश्चन हमें याद रखना है। तो यहाँ पे सोडियम का आकार बड़ा होता है क्योंकि मैग्नीशियम का प्रभावी नाभिक के आवेश अधिक होता है, जिस कारण वो जो प्रोटॉन है वो भाइतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए सोडियम का आकार क्या होगा यहाँ पे बड़ा होगा। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं अपन, प्रश्न नंबर 5, कौन से समूह के तत्व हेलोजन तत्व कहलाते हैं? कौन से समूह के तत्व हेलोजन तत्व कहलाते हैं? तो दोस्तों 7th A वर्ग जो होता है अपना 7th A वर्ग, तो 7th A वर्ग समूह के जो तत्व होते हैं वो हेलोजन तत्व कहलाते हैं क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, इसलिए इन सभी तत्वों को हेलोजन तत्व कहा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है 7th A वर्ग के जितने भी तत्व है जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमाइड, ये सब अपने हेलोजन तत्व कहलाते हैं। अगले प्रश्न में पढ़े अपन, तो अगला प्रश्न है हमारा अक्रिय या उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। एकदम सिंपल सा प्रश्न है कि अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों ऐसी गैसें जो किसी से क्रिया नहीं दर्शाती, अर्थात जिनका अष्टक पूर्ण रहेगा और उनको किसी से क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी गैसें हमारी अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहलाती है। और जो ये हमारी आवर्त सारणी में पाई जाती है इनसे आप कुछ के नाम याद रख सकते हो, जैसे होती है अपनी हीलियम, एक होती है नियोन, इसी प्रकार एक ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। इन 5 गैसों के नाम आप याद रख सकते हो, ये हमारी अक्रिय गैसें कहलाती है। और ये गैसें जो होती है इनका अष्टक पूर्ण होता है, इस कारण ये किसी से भी क्रिया नहीं दर्शाती, इसलिए इनको अक्रिय गैसें कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जैसे कि तृतीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आएंगे? जो हमारी तृतीय कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? तो दोस्तों यहाँ पे हम समझना, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हमारा आ सकते हैं 2n²। किसी भी कक्षा की पूछे तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं 2n²। यहाँ पहली कक्षा के लिए n का मान 1, दूसरी के लिए n का मान 2 हो जाता है, तीसरी के लिए n का मान 3 और इसी प्रकार चौथी का पूछ ले तो n का मान 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है तीसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे सूत्र में मान रख देंगे 2, n का मान तीसरी कक्षा की पूछ रही तो 3 रख देंगे और स्क्वायर लगा देंगे सूत्र अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 9 बराबर हमारा आ जाएंगे 18, यानी कि तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं। दोस्तों इस सूत्र के द्वारा आप किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ये सूत्र हमें याद रखना है 2n²। अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हमारा अक्रिय गैसों को आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार रखा गया, अक्रिय गैसों को आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है, यानी कि कौन से वर्ग के अंदर इनको उपस्थित किया गया है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी पूछ रहा है, हमें ध्यान रखनी है, मेंडलीव की आवर्त सारणी ये नहीं पूछ रहा है, ये आधुनिक आवर्त सारणी पूछ रहा है। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो हमारी अक्रिय गैसें हैं इनको 18वें वर्ग में रखा गया है। जी दोस्तों इनको 18वें वर्ग में रखा गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है हमारा 18वां वर्ग जो होता है उसमें पूरी अक्रिय गैसों को उपस्थित किया गया है। लेकिन दोस्तों इस वर्ग को बहुत सी जगह आप शून्य वर्ग भी बोल सकते हो, शून्य वर्ग। तो दोस्तों कभी भ्रमित नहीं हो जाए, आप शून्य वर्ग के बारे में पूछे तो ये 18वां वर्ग है, इसको शून्य वर्ग भी बोला जाता है। इस वर्ग के अंदर जो अपनी अक्रिय गैसें उन सभी को एक ही लाइन में जमाया गया है। तो आपको इसका आंसर भी मिल गया कि शून्य वर्ग या 18वें वर्ग में अक्रिय गैसों को उपस्थित किया गया है। अगला जो अपना प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जी दोस्तों परमाणु की जब खोज हुई उसके पूरा श्रेय एक वैज्ञानिक को जाता है, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा इस क्षेत्र में, तो वो थे जॉन डाल्टन, और इन्हों के द्वारा ही परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो जो जॉन डाल्टन है उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया जिससे हमें परमाणु के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई और सर्वप्रथम इन्होंने ही जानकारी सबसे अधिक परमाणु के बारे में हमें दी थी, इसलिए इनका नाम हमें याद होना ही चाहिए। सर जॉन डाल्टन जो थे इन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न पे आ जाए पर हमारा प्रश्न अगला, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? दोस्तों बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हर कंपटीशन एग्जाम प्लस 10th बोर्ड का जो आपका वार्षिका पेपर उसमें कई बार आ चुका है 1 नंबर में ये क्वेश्चन कि प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है। तो प्रोटॉन के जो खोजकर्ता है हमारे वो है गोल्ड
स्टीन। आपको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन अच्छी तरह। जो हमारे प्रोटॉन के खोज कर रहा है वो है गोल्ड स्टीन। जी दोस्तों, आपको ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो गए होंगे। आप इनको नोट कर लीजिए और अपनी बुक में लिख के रखिए, क्योंकि ये बार बार आने वाले क्वेश्चन है और ये आपको याद होने चाहिए। फिर हम आगे के क्वेश्चन का भी अध्ययन करेंगे। हाँ दोस्तों, हमारे 10 क्वेश्चन तक हो गए थे। अब चलते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु को किस प्रकार दर्शाया गया है। तो दोस्तों, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो उपधातुएं होती है, यानी कि जो धातु और अधातु दोनों के समान गुण दर्शाए, उनको जो है वो टेढ़ी मेढ़ी इस तरह या सीढ़ी नुमा रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है। यानी कि इस तरह सीढ़ी नुमा रेखाओं की तरह इनको दर्शाया जाता है। इसको जिगजैग रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अपन को याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी को हम देखेंगे तो उसमें गहरे रंग की टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी नुमा रेखा नजर आएगी। वो उपधातुओं को अलग करने के लिए ही दर्शाई गई है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां, उपधातुओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों, जैसा कि उपधातुओं के नाम लिखना है तो हमें ये बार बार पूछा जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उपधातुओं के बारे में वो आपसे बार बार पूछता है। तो उपधातुओं के जो नाम होते हैं वो हमें याद रखना है। एक बोरोन हो सकता है, बोरोन एक उपधातु है। इसी प्रकार सिलिकॉन भी एक उपधातु है। और आगे चले हम, आर्सेनिक उपधातु में आता है। इसके अलावा टेल्यूमिनियम जो होता है वो टेल्यूमिनियम भी अपने उपधातु कहलाएगा। इसके अलावा एंटीमनी को भी आप उपधातु को उदाहरण के रूप में याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही विभिन्न उदाहरण हैं जिनको हमें उपधातुओं के नाम याद रखने हैं। 2 से 3 हमें याद होने ही चाहिए। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा ले। इसके अलावा 13वां जो प्रश्न है हमारा, ये आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है परमाणु में नाभिक होता है, किस प्रयोग द्वारा ज्ञात हुआ। यानी कि परमाणु जो है उसके अंदर मध्य में नाभिक पाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद है, लेकिन ये हमें पता कैसे लगा कि परमाणु के मध्य में नाभिक होता है। तो दोस्तों, आपके सिलेबस में आपने पढ़ रखा होगा रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। रदरफोर्ड के द्वारा सोने की पन्नी पे अल्फा कणों की जो बौछार की गई थी, उससे हमें ज्ञात हुआ था कि परमाणु के मध्य में नाभिक होता है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है किस प्रयोग के द्वारा ज्ञात हुआ। तो हमें यहाँ पे याद रखना है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। प्रयोग का नाम याद होना चाहिए अपन को, स्वर्ण पत्र प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे उसने सोने की पन्नी ली थी और उसपे ये पूरी बौछार कराई थी अल्फा कणों की, इसलिए इस प्रयोग का नाम है स्वर्ण पत्र प्रयोग। तो दोस्तों, जो रदरफोर्ड था इसने स्वर्ण पत्र प्रयोग के द्वारा ये ज्ञात किया था कि परमाणु के मध्य में नाभिक होता है। तो आपके 3 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं दोस्तों। अब अगली बात करें हम, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं। ये हमारा 14वां प्रश्न है, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कोई भी जो परमाणु होता है उसका जो नाभिक होता है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि ये नाभिक है, यहाँ पे एक कोश है, एक दो, तो ये जो बाहर वाला कोश है ये हमारा कहलाएगा बाह्यतम कोश। क्या कहलाएगा ये? बाह्यतम कोश। तो ये जो बाह्यतम कोश होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को ये नाभिक अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाएगा। लेकिन ध्यान रहे, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को। अगले प्रश्न पे अपन आ जाए तो हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस तत्व, आवर्त सारणी में किन तत्व की स्थिति, किस तत्व, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई है। अब देखना, आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति वर्तमान में भी अनिश्चित है। यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी स्थिति, इतनी सारा वर्गीकरण हो गए लेकिन उसकी स्थिति आज भी फिक्स नहीं हुई कि इसको कहाँ पे रखना है। यानी कि अभी तक इसका वर्गीकरण ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। तो ऐसा तत्व कौन सा है जिसकी वर्तमान में भी स्थिति अनिश्चित है कि आखिर इसको हम रखें तो कौन से वर्ग में रखें या कौन से आवर्त में रखें, ये फिक्स नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा हमारा एक तत्व है जिसका नाम है H, संकेत होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है उसकी स्थिति वर्तमान में भी फिक्स नहीं है कि इसको किस जगह पे रखना है, इसलिए इसको हमारे आवर्त सारणी का हमारा तत्व भी कहा जाता है। तो
आंसर याद पता लग गया होगा, हाइड्रोजन। अगले पर जाते हैं 16वां प्रश्न। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किन विकिरणों का उपयोग किया? जैसा कि आप जानते हो, रदरफोर्ड ने जब परमाणु के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की थी, ये जो किरणें थी, कौन सी किरणें थी ये किरणें थी अल्फा किरणें। तो आपको ध्यान रखना है, अल्फा का चिन्ह इस तरह का होता है और आप याद भी रख सकते हो इस तरह अल्फा। तो अल्फा विकिरणों की पूरी ये बौछार की गई थी। ये जो आप चित्र देखते हो, इसमें जो विभिन्न विकिरणें स्वर्ण पत्र के ऊपर जाकर टकराती है, ये विकिरणें कौन सी थी? ये थी अल्फा विकिरणें या अल्फा किरणें। तो रदरफोर्ड ने किन विकिरणों का उपयोग किया था? तो हमें याद होना चाहिए उसने अल्फा किरणों का। और ये अल्फा किरणें जो होती है धनावेशित किरणें होती है, तो ये पूरा याद हमें रखना है, धन आवेशित अल्फा किरणों का प्रयोग रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगले 17वें क्वेश्चन पर अपन आए तो हमारा क्वेश्चन है परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किस दार्शनिक के द्वारा प्रस्तुत की गई? दोस्तों, परमाणु के बारे में जानकारी देने के लिए ऐसे तो अनेक वैज्ञानिक आए, लेकिन लगभग 400 से 500 ईस्वी पूर्व, यानी कि जो अभी हम 2000 चल रहा है, इससे भी 400-500 यानी कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो हमारे महान दार्शनिक जिनका नाम है महर्षि कणाद, उन्होंने परमाणु के बारे में सर्वप्रथम हमें जानकारी दे दी थी। वो अपने ग्रंथों में परमाणु के बारे में स्पष्ट जानकारी दे गए, लेकिन वो प्रयोगों पर आधारित नहीं थी, इसलिए खोज का श्रेय इनको नहीं दिया जाता। लेकिन सर्वप्रथम जानकारी देने का श्रेय महर्षि कणाद को जाता है। जो महर्षि कणाद थे, इन्होंने बताया कि यदि हम किसी भी पदार्थ को लेकर उसको बारीकी से या बारीक काटते जाएं तो एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसे आगे जाके बांटना या विभाजित करना संभव नहीं होगा। उस कण को इन्होंने परमाणु नाम दिया। तो दोस्तों, जो परमाणु होता है वो अविभाज्य कण होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी महर्षि कणाद हमें देकर चले गए थे। तो यहाँ पे मैं आपको नाम लिख के बता देता हूँ। जो हमारा 17वें का आंसर है किसने दी, तो वो है महर्षि कणाद। ये हमारे भारतीय दार्शनिक थे जिनका हमें नाम याद होना चाहिए और इनके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के गौरव की बात है। सर्वप्रथम जो जानकारी देके गए थे वो थे महर्षि कणाद, इसको नोट कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा आयनन एंथैल्पी यानी कि आईपी किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आयनन एंथैल्पी यानी कि आईपी जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक दृष्टि से, इसको ध्यान रखें। किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं भाइतम कोश में, इन इलेक्ट्रॉनों को यदि हमें बाहर निकालना है तो हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को यदि हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा। और जो हम ये ऊर्जा देते हैं, ये ऊर्जा ही हमारी कहलाती है आईपी। यानी कि आईपी की परिभाषा हमारी हो जाती है आयनन एंथैल्पी की, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आईपी कहलाती है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा हमारी आईपी या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो आपको ये नोट कर लेना, आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जो ऊर्जा हम देते हैं वो ऊर्जा ही हमारी कहलाती है आईपी। ओके दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 19वां, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रॉन, इससे पहले हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार जो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है वो है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, ये नाम हमें अच्छे से रट लेना है। यदि प्रोटॉन के बारे में नहीं पूछता है तो न्यूट्रॉन के पूछने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो न्यूट्रॉन के जो खोज करता है वो है जेम्स चैडविक। और इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन के खोज करता है वो है जे थॉमसन। तो तीनों की हमें जानकारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की, और प्रोटॉन की जो खोज की थी वो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। अगला हम बात करें 20वां, यानी कि नाभिक की खोज किसने की? हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं सब कुछ, लेकिन इस बात की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि नाभिक की खोज किसने की, तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसका अलग से कहीं मिलता नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ बार बार पढ़ोगे, वो है रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था। तो उस स्वर्ण पत्र प्रयोग में जो एक अल्फा किरण थी वापस अपने मार्ग पे लौट कर आ गई थी, जैसे कि इस नाभिक पर टकराई वो और वापस लौट के आ गई। तो उसने बोला था कि इसके मध्य में जरूर कुछ ना कुछ धनावेश पाया जाता है, उससे धनावेश किरण प्रतिकर्षित होकर वापस आ जाती है। तो उस मध्य में जो धनावेश पाया जाता है उसको रदरफोर्ड ने नाम दिया था नाभिक।
तो दोस्तों जो रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग था, इसी प्रयोग में हमारे नाभिक की खोज हुई थी। तो नाभिक के खोजकर्ता जो हमारे हैं वो है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को ही नाभिक का खोजकर्ता माना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसमें हमें लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके अन्य दोस्तों को, अन्य विद्यार्थियों को भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अवेलेबल हो पाए, उनका भी कुछ लाभ हो सके। दोस्तों कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो कैसा लगा, क्या हमें आगे भी इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद।